जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के साइंस के उन सभी VVI MCQ प्रश्नों को जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया बच्चों, और आगे की जितनी भी एग्जाम है इसमें कई प्रश्न रिपीट करने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहते हैं तो निश्चित ही इससे कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा और अच्छे स्कोर आप लोग करके आओगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, आप तो पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए बच्चों एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, और इसका विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं। कह रहे धातु है, तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखा है धातु। ठीक है, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, हमने कई बार बताया, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताएंगे। ठीक है, तो धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? आप लोगों ने देखा होगा जो धातुएं होती है प्रायः किस रंग की होता है, तो ये भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा धातुएं जो होती है वो प्रायः भूरे रंग की होती है। ठीक है, धातुएं उष्मा की, आप लोगों ने पढ़ा होगा धातु की जो गुण होते हैं। तो धातु क्या होता है बेटा? धातु जो होता है प्रायः कठोर होता है। क्या होता है? प्रायः कठोर होता है। उष्मा एवं विद्युत का जो होता है वो सुचालक होता है। उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ क्या है, धातुएं जो है उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अधातुएं जो होती है उष्मा का कुचालक होता है, ये याद रखना। अधातु, लेकिन धातु नहीं बेटा। ठीक है, ये हमने अधातु की बात। आप लोग याद रखिएगा बेटा कि कौन सी धातु, ठीक है, कमरे की ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। अगर कमरे की ताप पर बात करें, धातु की बात कर रहे हैं, तो बेहतर कहोगे सर पारा। लेकिन अगर कमरे की ताप पर बात करें और अधातु बोले तो कहोगे सर ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिएगा बेटा ब्रोमीन। कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग एक चीज और याद रख लीजिए, कई बार प्रश्न रिपीट किया है कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो अगर चाकू से काटने की बात करें तो कहोगे सर सोडियम। ठीक है, किसे? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, आप देख लीजिए ऑप्शन में दिया क्या रहेगा। सोडियम दिया रहे तो सोडियम मारिए, पोटेशियम दिया तो पोटेशियम, अगर लिथियम दिया तो तीनों मार दीजिए। ठीक है, अब समझिए इनमें से सबसे अधिक अगर अभिक्रियाशील बात करें, अधिक अभिक्रियाशील बेटा, तो आप लोग पोटेशियम के साथ में जाएंगे। किसके साथ में? पोटेशियम के साथ में, क्योंकि सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है, ठीक है, वो पोटेशियम है। इसके बाद क्या है? तो सोडियम है। इनको कहाँ पे रखा जाता है बेटा? तो याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम को जो है, ठीक है, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक, चलिए, कह रहे सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं बच्चों? तो सूक्ष्म जीव वैसे जीव होते हैं जिनको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनकी जो आकार होती है वो काफ़ी छोटी होती है। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव वायु में भी पाए जाते हैं बेटा, पानी में पाए जाते हैं, सभी जीवित वस्तुओं में भी पाए जाते हैं, उपयुक्त सभी। तो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, जो सूक्ष्म जीव है वो वायु में भी प्रेजेंट रहता है, पानी में भी है, और सभी जीव जंतुओं में है। मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव जो है बेटे हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? अब देखिए, जो दूध आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि दूध जो है, तो दूध से दही में परिवर्तित कैसे हो जाता है? तो इसमें एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है बेटा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये क्या करता है कि काफी तेजी से जनन की क्रिया करता है, और जनन की क्रिया से परिणामस्वरूप क्या करता है कि दूध को दही में ये परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो कौन सी जीवाणु हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। अब आप लोग से पूछ लिया जाता है कि दूध से दही जब बन जाता है बेटा, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। अगर जीवाणु की बात करें तो लैक्टोबैसिलस। कोई दिक्कत? चलिए, कह रहे किशोरावस्था। अब समझिए बेटा, जो किशोरावस्था है उनकी एज क्या है? तो उनकी जो एनसीईआरटी एज बता दिया है, ठीक है, 10 से 19 वर्ष। क्या है? 10 से 19 वर्ष की जो अवस्था होती है उसी को हम लोग किशोरावस्था एज कहते हैं। ठीक है, ये तूफानों का एज है बेटा,
ठीक है, इसी को कहा जाता है तूफानों का एज कहता है। इसी को हम लोग टीन एज भी कहा जाता है, इसी को हम लोग टीन एज भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 से 19 वर्ष। किसी रे किशोरावस्था में लड़कों की उभरी हुई स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है? अब समझिए, जो किशोरावस्था होता है, देखिएगा बच्चे, जब 10 से 11 साल से ओवर होने लगते हैं बच्चे लड़के, तो उनके यहाँ पे देखिए गले में एक कंठ जिसको हम लोग कहते हैं, एक उभार होने लगता है। ठीक है, उनकी उनकी आवाज़ें जो होती है वो मोटी होने लगती है। तो उस स्वर यंत्र को क्या नाम कहते हैं? पीयूष ग्रंथि नहीं बेटा, कंठमणि, लॉरिक्स, हार्मोन ग्रंथि, तो इसको कंठमणि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। किसे? पीयूष ग्रंथि को। कह बल, बल का मात्रक क्या है बेटा? तो बल का एसआई जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। ये न्यूटन जो है एक और का होता है, किसका होता है बेटा बोलिए? तो कहोगे सर भार का होता है। भार को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो डब्ल्यू से करते हैं। ठीक है, पास्कल यहाँ पे देखिए आया है, पास्कल किसका है? तो पास्कल, पास्कल जो है बेटा वो दाब का एसआई मात्रक है। ठीक है, जूल किसका है? तो जूल कार्य का एसआई मात्रक है। वाट किसका है? तो शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक, चलिए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उस बल को क्या कहते हैं? देखिए, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? हमने कई बार आप लोगों को बताया कि दहन के लिए यानी कि जैसे किसी भी अगर पदार्थ को जलाना है बेटा, इसके लिए कौन सी गैस जरूरी होगा? नाइट्रोजन नहीं बेटा, इसके लिए ऑक्सीजन आप लोग को जरूरी होगा। ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बेटा, इनको आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत उपकरण में, अगर किसी विद्युत उपकरण में अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करता है? तो CO2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? समझिए बेटा, यहाँ पे एलपीजी, तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? हमने कई बार बताया है एलपीजी का। लो प्रेशर गैस नहीं बेटा, लोडेड प्रेशर गैस नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एलपीजी का उपयोग कहाँ पे किया जा रहा था? आप लोग देखे होंगे बेटा घरों में, गैस सिलेंडर में। ठीक है, गैस सिलेंडर में। ठीक है, यह एक अच्छा ईंधन है क्योंकि ये किसी प्रकार के पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करता है, यानी प्रदूषित नहीं करता है। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा जरायुज और अंडपरजक। तो जो जंतु तो जो भी जीव अपने जैसे नए शिशु को जन्म देते हैं उसको हम लोग जरायुज कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उसको हम लोग अंडपरजक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जरायुज। हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? अब समझिए, हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में किस विधि द्वारा होता है बेटा? तो आप लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रा जो होता है वो मुकुलन विधि द्वारा जनन की क्रिया करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? तो कहने का अर्थ है बेटा, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसको हम लोग अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है बेटा? तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है, ठीक है, तो पुनः उसी दिशा में मुड़ जाती है, यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें क्या होता है? इनके दो नियम होते हैं, याद रखिएगा, दो नियम होते हैं। पहला बेटा देखिए, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल पे होते हैं, कोई दिक्कत? तथा आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं, और कोण परावर्तन कोण, ये दोनों जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिलकर बना होता है? आप देखिए, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है बेटा, ये कुल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कौन कौन होता है? तो याद रखिएगा, बेनी, बेनी या पीनाला, बेनी या पीनाला। ठीक है, तो बैंगनी, नीला, हरा, आसमानी। ठीक है, बेनी के हो गया, बेनी बैंगनी। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, थोड़ा इसको लिख दे रहे हैं हम लोग, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, बेनी या पीनाला, बेनी या पीनाला।
समझिए इससे क्या हो जाएगा बेटा, तो कहोगे सर बैंगनी, नी से क्या हो जाएगा नीला, या से क्या हो जाएगा आसमानी, पी से क्या हो जाएगा पीला, न से क्या हो जाएगा नारंगी, और ला से क्या हो जाएगा बेटा लाल। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही को बेनी, ह से दे दिए यहाँ हरा। ये कुल 7 रंग होते हैं, ठीक है, कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग। अगर हिस्ट्री को आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो निश्चित है आप लोग 7 रंगों को आसानी से याद कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आप इनमें से थोड़ा समझ ले बेटा, जो लाल रंग होता है, कौन सा लाल रंग, उनका तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग जो होता है उनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इनमें से जो नीला, याद रखिएगा बेटा नीला, यानी कि जो नीला, हरा, ठीक है, नीला, हरा, नीला, हरा और लाल, ये प्राकृतिक रंग है। कौन से रंग है, तो ये प्राकृतिक रंग है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कह रहे झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है। अब झारखंड में ऐसी कौन सी घटना आप लोग को देखने को मिलता है, बाढ़ देखने को मिलता है, भूकंप, ज्वालामुखी, तड़ित। तो झारखंड में जो है सबसे अधिक तड़ित देखने को मिल रहा है आप लोग को, ठीक है, क्या तड़ित, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा तड़ित। पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा भू, ठीक है, तो पृथ्वी का अचानक कंपन होना, हिलना क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं भूकंप कहते हैं, ठीक है। भूकंप को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है बेटा, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा से मापा जाता है, ठीक है। इनकी जो तीव्रता होती है इसको रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है, ठीक है, रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है। अगर इनकी तीव्रता 7 से अधिक अगर अंकित होती है तो ये काफी विनाशकारी होती है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारा जो वायुमंडल है बेटा, इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78%, फिर दूसरा जो है ऑक्सीजन है आपका 20.95 यानी कि 21% के लगभग में, ठीक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, हमें स्वच्छ श्वसन मतलब हम लोग श्वसन क्रिया के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो करते नहीं है, कौन सा करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है। चलिए रबी फसल का उदाहरण, आप लोगों ने पढ़ा होगा रबी फसल, खरीफ फसल, ठीक है, ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग खरीफ फसल। एक खरीफ फसल क्या होता है, तो ऐसे फसल जिसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे तो धान, मक्का, ठीक है, बजरा, तो ये सब क्या है, तो ये सब कहोगे सर खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए दूसरा है आप लोगों ने पढ़ा होगा रबी फसल। अब समझिए बेटा ये रबी फसल क्या होता है, ये रबी फसल क्या है, तो ऐसे फसल जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, किस ऋतु में, शीत ऋतु में उगाया जाता है, उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। और जैसे तो आप लोग याद रखिए गेहूँ, ठीक है बेटा, गेहूँ, चना, सरसों, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो ये रबी फसल हो जाएंगे। तीसरा है जायद फसल। जायद फसल, इस फसल को जो है बेटा ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है, किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मियों के दिनों में उगाया जाता है। और जैसे एग्जाम्पल अगर साफ बात करें तो जिसको हम लोग जेठुआ कहते हैं, ठीक है, जितने भी अभी सब्जियां उगाया जाएगा ये सब क्या हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कंकड़ी वगैरह ये सब जो हो गया, तरबूज हो गया, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि रबी फसल का उदाहरण, तो रबी कौन हो जाएगा, ठीक है, तो धान तो होगा नहीं, मकई होगा नहीं, तो यहाँ पे गेहूं आपका मकई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अब बेटा समझिए सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, कितने हैं, 9, 8 ग्रह। इसके पहले कितने थे बेटा, तो 9 थे। एक ग्रह हट गया, कौन सा हटा, तो प्लूटो हट गया, ठीक है, कब हटा, तो ये 2006 में हट गया। क्यों हटा, क्योंकि यह ग्रह के जो सभी गुण थे उनको प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो खगोल शास्त्रियों ने क्या किया कि देखा कि जब जो जो प्लूटो है वो ग्रह के सभी गुणों को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से हटा करके इसको बोने ग्रह में शामिल कर दिया गया। कहाँ पे बेटा, बोने ग्रह में इसको शामिल कर दिया। अभी जो है टोटल कितने ग्रह हैं, कहोगे सर 8 ग्रह है, कौन है, 8 ग्रह, इनमें से पृथ्वी भी एक ग्रह ही है, ठीक है। अब समझिए इन 8 ग्रह में से जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, और पूछा है यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह, तो बेटा क्या हो जाएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक उपग्रह किसका है, सबसे
अधिक उपग्रह किसका है, सबसे अधिक उपग्रह किसका है? तो बेटा याद रखिएगा, सबसे अधिक अगर उपग्रह की बात करें तो शनि का है, ठीक है। इसके बाद शुक्र और बुध, शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है बेटा चंद्रमा, याद रखिएगा चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इनके 2/3 भाग यानी कि टोटल 71% भाग पर क्या है? जल है। जब अंतरिक्ष से इसे देखा जाता है तो यह नीला दिखाई देता है, ठीक है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, याद रखिए भोर या सांध्य का तारा कहा जाता है। इसी को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। मंगल जो होता है बेटा, याद रखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, ठीक है। तो आज हम लोगों साइंस के उन सभी वीवीआई प्रश्नों को देखें जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक आप इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।